बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी आमदनी फर्स्ट चैप्टर, थर्ड वन इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। पहला तरीका हम कर चुके हैं, अब बारी आती है दूसरे तरीके की, आमदनी का तरीका। कौमी आमदनी की पैमाइश आमदनी के तरीके की मदद से किस तरह से की जा सकती है। ये जो दूसरी किस्म की तारीफ़ है गार्डनर एकले की, वो इस दूसरे तरीके से मुताबिकत रखती है। वही बात जो आपको पहले तरीके के लिए बताई गई थी, वही दूसरे तरीके के लिए है कि आपने दूसरा तरीका, आमदनी का तरीका, हेडिंग देने के बाद इसमें गार्डनर एकले की कौमी आमदनी की बयान करदा तारीफ़ लिखनी है। फिर उसके बाद इस तरीके के अंदर जो कुछ भी यहाँ वजाहत दी गई है वो आप लिखें। तो आमदनी के तरीके की वजाहत पर आते हैं। कौमी आमदनी की पैमाइश के इस तरीके में तमाम आमलीन पैदाइश के साल भर के मुआवज़ों की मजमूई मालियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। जितने भी आमलीन पैदाइश हैं, अब आमलीन पैदाइश बुनियादी के कौन कौन से हैं? 4 हैं। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। उन चारों आमलीन पैदाइश को पूरे एक साल में जो कुछ भी मुआवजे की सूरत में मिलता है, उन सब मुआवज़ों को हमने जमा कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है। तो फिर हमें मालूम होगा कि हमारे मुल्क में कितनी आमदनी हुई है। मसलन ज़मीन को क्या मिलता है? लगान मिलता है। मज़दूर को मेहनत के बदले उजरत मिलती है। सरमाए के बदले कर्ज देने वालों को सूद हासिल होता है और नाजिम को मुनाफा हासिल होता है। तो इन तमाम को हम जमा कर लेंगे तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाएगी। और इस तरीके से जो कौमी आमदनी हमें हासिल होगी, वो एस्टीमेट, वो अंदाज़ा तकरीबन वही है जो हमें पहले तरीके से हासिल हुई। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनके पहले तरीके में हमने वो जो भी अशिया बनी थी उनकी कीमतों की पैदावारी मालियत ली है, ज़री मालियत ली है, जबकि आमदनी के तरीके में हम इनके मुआवज़ों की मालियत का मजमुआ लेते हैं। तो बात तकरीबन एक अब समझ लें कि एक सिक्का है, ये उसी के दो मुख्तलिफ रुख हैं, है शय एक ही और तकरीबन ये एक दूसरे के बराबर ही है। ये जब भी अशिया खिदमत पैदा होंगी उनकी ज़्यादा कीमत तभी लगेगी अगर आपने उस शय को पैदा होने पर जो कुछ भी ख़र्चा आया है, मसारिफ़ पैदाइश आपके जितने भी आए हैं, जितना भी आपने अमलीन पैदाइश को मुआवजा अदा किया है वो ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा होगी। अगर उस शय को पैदा करने पर आपने उस शय को पैदा करने वाले अमलीन पैदाइश को थोड़ा मुआवजा दिया है तो उस शय की कीमत भी कम होगी। तो शय की कीमत के लिहाज से पहले तरीके में है और मुआवज़ों के लिहाज से जब हम जमा करते हैं तो ये दूसरा तरीका है, आमदनी का तरीका। अब इस तरीके में भी कुछ एहतियातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, अच्छी तरह से याद भी रखना है। तो ये खामियां भी हैं बाज़ औक़ात कि सही वो ना किया जाए तो ये कौमी आमदनी की पैमाइश फिर दुरुस्त तरीके से आपको मालूम नहीं होगी। तो इसमें 2 एहतियातें हैं। पहली एहतियात है इंतकाली अदायगियाँ, कि आपको इंतकाली अदायगियों का मतलब मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इंतकाली अदायगी कहते किसे हैं? इंतकाली अदायगी ऐसी अदायगी जो मुंतकिल कर दी जाए। अब मुंतकिल की जा रही है बग़ैर किसी मेहनत के, यानी किसी शख्स ने कोई काम नहीं किया तो बग़ैर मेहनत के ही उसे वो मुआवजा मिल रहा है। मसलन वह कोई पैदावारी काम ना किया जाए और पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, ज़कात, खैरात, इनाम वगैरह जो कुछ भी आपको मिलता है, ये आपकी फिर आमदनी में शामिल नहीं होगा। ये हमारे मुल्क की आमदनी में शामिल नहीं होगा, इसलिए इन्हें कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि इस इंतकाली अदायगियों के बदले कोई पैदावारी काम नहीं हुआ, ना कोई शय पैदा हुई है ना कोई खिदमत पैदा हुई, इसलिए कौमी आमदनी में ये शामिल नहीं होंगे। शख्सी आमदनी में ये ज़रूर शामिल हैं कि जी एक शख्स को पेंशन मिली है, उसका तो घर चल रहा है ना, एक शख्सी आमदनी में ये शामिल है। और यह बात आपको कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तसव्वुरात के टॉपिक में भी समझाई गई थी कि इंतकाली अदायगियाँ शख्सी आमदनी में शामिल होती हैं लेकिन कौमी आमदनी में ये शामिल नहीं होती, क्योंकि कौम में फ़र्ज़ करें हमारे कौम का ही एक फ़र्द है जो ज़कात दे रहा है दूसरे को, मुस्तहिक को, तो जिसने दी है उसके हाथ से मुस्तहिक ने ले ली, इस तबादले के बदले, इस इंतकाल के बदले कोई शय या खिदमत तो पैदा नहीं हुई ना, और मुल्क की आमदनी तो उतनी ही रही। अब पहले एक अमीर के पास थी, अब एक गरीब की वो ज़रूरियत पूरी करने की तरफ चली गई है,
تو اس لیے قومی آمدنی میں انتقالی ادائیگیوں کو شامل نہیں کیا جاتا۔ تو دوسری احتیاط ہے غیر قانونی آمدنی۔ قومی آمدنی میں جو غیر قانونی آمدنی ہے، جس طرح سے پہلے طریقے میں اسے نام دے دیا گیا تھا زیر زمین سرگرمیاں، اور یہاں غیر قانونی کا نہیں نام ہم نے دیا ہے، چور بازاری یا رشوت کے ذریعے کچھ لے لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے اسمگلنگ وغیرہ سے جو بھی آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یعنی وہی مسئلہ جو ہمیں پہلے طریقے میں ہے کہ زیر زمین سرگرمیاں شامل نہیں ہو پاتی، تو اسی طرح سے زیر زمین سرگرمیوں کے بدلے جو آپ کو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی ہے، نہ ہی کوئی اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو دوسرے طریقے میں ایک بار پھر میں اب دہرا رہی ہوں بات، آپ نے آمدنی کا طریقہ ہیڈنگ دینے کے بعد پروفیسر گارڈنر ایکلے کی قومی آمدنی کی بیان کردہ تاریخ لکھنی ہے، اور اس کے بعد پھر اس طریقے کی وضاحت کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔